दोस्तों आप देख सकते हैं जो पहला पेज है इस प्रकार से है। मुम्मल पब्लिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, और यहाँ पे एग्ज़ाम रिव्यू जो इनका टॉपिक मेंशन किया हुआ है, किन किन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। दैनिक विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य सहित दिए हुए हैं, जिनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सामान्य विज्ञान संबंधित वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन वाले जिन्हें बोला जाता है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो इनके अंदर इस किताब के अंदर जो है समाहित किए गए हैं। जो सामान्य विज्ञान के अंदर 3-4 पार्ट आते हैं, लगभग 4 से 5 पार्ट आते हैं। सॉरी, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, कंप्यूटर है, कृषि विज्ञान है। इन सभी जो को मिलाकर जो है सामान्य विज्ञान जो एक पोर्शन होता है हर एक कंपटीशन एग्जाम में आजकल, तो उनसे संबंधित जो भी अध्ययन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं वो भी इस किताब के अंदर दिए हुए हैं। तो पूरी चर्चा करेंगे हम। और यहाँ पे दिया हुआ है जो आरएस हैं, जो आरएस हैं, एसआई हैं, एलडीसी हैं, राजस्थान पुलिस हैं, महिला पर्यवेक्षक हैं, जूनियर अकाउंटेंट हैं, व्याख्याता द्वितीय श्रेणी जो हैं पटवारी हैं, एसएससी हैं, रेलवे हैं, हेडमास्टर हैं, प्री बीएड हैं। इनसे संबंधित जो पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी का समाहित इस बुक्स के अंदर किया गया है। और यहाँ पे विशेष आकर्षण भी दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको जो अध्यायवार हैं रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, यानी शॉर्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट होंगे, वो भी यहाँ पे इन्होंने संकलन किया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो इनकी सूची है वो भी मैं बता देता हूँ। लगभग इस सूची के अंदर इन्होंने 22 से 23 टॉपिक जो है शामिल किए हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे टॉपिक कैसे बता देता हूँ, आरएस आरटीएस जो प्री एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस, प्रधानाध्यापक भर्ती में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो, स्कूल व्याख्याता भर्ती में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, आरबीएससी एलडीसी के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग अलग, यानी जिस एग्जाम से पूछे गए वो इकट्ठे ही सारे के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे 2016 है, 17 है, 18 है, जो भी एलडीसी के एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में पूछे गए जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी को एक साथ जो है इकट्ठा किया गया है, कलेक्ट किया गया है और एक साथ प्रिंट किया गया है। उसके बाद अगला एग्ज़ाम उठाया गया है, फिर अगला एग्ज़ाम है, फिर अगला एग्ज़ाम है। इस प्रकार से हर एक एग्ज़ाम वाइज जितने भी साल के अंदर पेपर हुए हैं, जितने सालों में, जैसे 2011 से एग्ज़ाम हो रहा है कोई, जैसे स्टेनो का हो रहा है तो स्टेनो के 2011 से लेकर 2021 तक एक साथ क्वेश्चन दिए हुए स्टेनो के। इस प्रकार से हर एग्ज़ाम का एक साथ हर साल में जो भी एग्ज़ाम हुआ है साल के अंदर उसका एक साथ जो है सारे के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज। दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एक टॉपिक रहता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट्स होते हैं याद करने वाले, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पर जो बंदा है उनके पास जो किताबें होती हैं उसके अंदर थ्योरी दी होती है भर भर के पेजों के अंदर, तो वो बंदा उनको याद नहीं कर पाता है। अगर शॉर्ट्स के अंदर से दिया हुआ हो शॉर्ट के अंदर तो वो आसानी से याद हो जाती हैं। तो हम आज 22 नंबर पॉइंट की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो 22 नंबर पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ हैं, इसमें बात कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले है वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, यानी विज्ञान जो है वनस्पति विज्ञान, उसके अंदर जो भी शाखाएं दी हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं। किस शाखा को क्या नाम दिया गया है, अलग अलग जो शाखाएं होती हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उनकी। पहली जो शाखा है यहाँ पे घासों का अध्ययन जो होता है उसको एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। फिर आता है शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी कहा जाता है, शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक संरचना का अध्ययन है उसको एनाटॉमी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन है उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और जीवाणुओं का अध्ययन है उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यानी जो भी अध्ययन होती हैं उनको लॉजी के नाम से लास्ट में लॉजी लगा हुआ होता है इनके। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी के लॉजी लगा हुआ है। ठीक है,
आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा का अध्ययन। जो ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है वो ब्रायोलॉजी कहलाता है। जैव वैज्ञानिकों के परीक्षणों का गणितीय विवेचन है उसको बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। जीव वैज्ञानिकों के परीक्षणों का गणितीय विवेचन है उसको बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन जो होता है उसको कैसिडियोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं का अध्ययन, आगे है कोशिकाओं का अध्ययन है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन है उसको डेंड्रोकोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है उसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वृक्षों की आयु का अध्ययन है उसको तो डेंड्रोकोनोलॉजी कहा जाता है, जबकि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है उसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन है वो इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन है इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन है एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन है एथेनोबॉटनी कहलाता है। ठीक है, सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन है वो इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन है एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी क्या होता है? ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। जो अगला है अध्ययन वो है सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन, वो कहलाता है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। वनों का अध्ययन है फॉरेस्ट्री कहलाता है। कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन जो है वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जो होता है जेनेटिक्स कहलाता है। आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन है वो कहलाता है दोस्तों हेरिडिटी। ठीक है, उत्कों का अध्ययन है हिस्टोलॉजी उत्कों का अध्ययन कहलाता है। लाइकेन का अध्ययन है लाइकोनोलॉजी कहलाता है। झीलों या लवणीय जलीय पादपों का अध्ययन है लिम्नोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। पादपों का आकारीय संरचना माइक्रोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे है माइकोप्लाज्मा का अध्ययन कवकों का अध्ययन कवकों का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोप्लाज्मा का अध्ययन है माइकोप्लाज्मोलॉजी कहलाता है। निमेटोड्स पादपों के साथ संबंध का अध्ययन है वो निमेटोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन है पैलियोबोटनी कहलाता है। पादप रोगों व उपचार का अध्ययन है पैथोलॉजी कहलाता है। मृदा संबंध अध्ययन है पिंडोलॉजी कहलाता है। पोषिता एवं परजीवियों के संबंधों का अध्ययन है वो पैरासिटोलॉजी कहलाता है। शिवालनों का अध्ययन है फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं हम सामान्य विज्ञान के अंदर जो औषधीय पादपों का अध्ययन होता है। ठीक है, औषधीय पादपों का अध्ययन उसे फार्मेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसको फार्मेकोलॉजी कहते हैं। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन है जो फिजियोलॉजी कहलाता है, उनको फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फलों का अध्ययन है पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है। पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन है जो है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। स्पेस अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन है स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन सप्रमोलॉजी कहलाता है। पादप वर्गीकरण का अध्ययन है टैक्सोनॉमी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी कहलाता है। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन है बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। भौतिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में महत्व का अध्ययन जो होता है फाइटोफिजिक्स कहलाता है। विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव है उत्पन्न का अध्ययन रेडिएशन बायोलॉजी कहलाता है। फसली पादपों का अध्ययन है
एग्रोनॉमी कहलाता है। प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन है बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे हैं जो न्यूक्लिक अम्लों का अध्ययन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन है प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन है टिश्यू कल्चर कहलाता है। वन्य वृक्षों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन संवर्धन जो होता है वो जो कहलाता है सिल्वीकल्चर। कोशिकाओं एवं उत्तकों के विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन है हिस्टोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, ये दोस्तों जो वनस्पति विज्ञान है उनकी शाखाओं से संबंधित थे। आगे हम बात कर रहे हैं जो जंतु विज्ञान की शाखाएं होती हैं उसके बारे में। ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जंतु विज्ञान की शाखाएं होती हैं, पहली शाखा है वो है शरीर एवं विभिन्न अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना वो एनाटॉमी कहलाती है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन है एंजियोलॉजी कहलाता है। उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन है एरोबायोलॉजी कहलाता है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन है एरिकनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीव शरीर की रसायनी है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जो जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं अध्ययन है वो बायोमेट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है बायोमिक्स कहलाता है। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन है साइटोलॉजी कहलाता है। सजीव निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन है इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीवों के शरीर का बाहरी संरचना का अध्ययन है वो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन है एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और जो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं यहाँ पे भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन है एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण का इतिहास है इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूजेनिक्स कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं में जीन आरएनए प्रोटीन संरचना में परिवर्तन करके मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन जो होता है यूफेनिक्स कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्प्रेरकों का अध्ययन है वो एंजाइमोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन है एंटोमोलॉजी कहलाता है। जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशानुगति का अध्ययन है जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रुधिर एवं रुधिरों का अध्ययन है हिस्टोलॉजी कहलाता है। परजीवी कर्मियों का अध्ययन है हेल्मिन्थोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उभयचरियों एवं सरीसृपों का अध्ययन है वो कहलाता है हपेटोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन है इकिथियोलॉजी कहलाता है। संक्रमण के विरुद्ध जंतु के प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, केंद्रक का अध्ययन है कैरियोलॉजी कहलाता है। जंतुओं की आकृति और रचना का अध्ययन है मार्कोलॉजी कहलाता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन मेमेलोलॉजी कहलाता है। मोल्स का एवं उनके खोलों का अध्ययन जो होता है मेलेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आणविक स्तर पर जंतुओं का रासायनिक अध्ययन वो कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है न्यूरोलॉजी कहलाता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन है ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन है
ओनिर्थोलॉजी कहलाता है। जो सांपों का अध्ययन है ओफ्यूलॉजी कहलाता है। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। आगे जो दिया हुआ है यहाँ पे परजीवी जीवों का अध्ययन, परजीवी जीवों का अध्ययन है वो पार्सिटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रोगों की प्रकृति एवं लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन जो होता है पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और प्रोटोजोलॉजी जो होता है, प्रोटोजोलॉजी उसको जो कहा जाता है वो होता है प्रोटोजोआ का अध्ययन। ठीक है, रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन, सिंडेस्मोलॉजी है कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं हम शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन जो कहलाता है टेक्टोलॉजी। जो शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन होता है टेक्टोलॉजी कहलाता है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन है टैक्सोनॉमी कहलाता है। उपार्जय लक्षणों का अध्ययन है टेटोलॉजी कहलाता है। जंतुओं के विभिन्न विषैले पदार्थों और शरीर पर उनके प्रभावों का अध्ययन है वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पोषण विज्ञान ट्रोफोलॉजी कहलाता है। जीवार्थ का अध्ययन है ओंटोजेमी कहलाता है। जाति के उद विकास का इतिहास है फाइलोजेनी कहलाता है। ठीक है, और आगे है जीवाश्मों का अध्ययन है पैलियंटोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन है जूजियोग्राफी कहलाता है। जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन है साइकोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये थे जो जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो अध्ययन हैं उनको क्या कहा जाता है वो। अब आगे बात कर लेते हैं जो मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जो हड्डी है या फिर जो सबसे बड़ी ग्रंथि हैं, अंतःस्रावी हैं, कोशिका हैं, धमनी हैं, इन सभी के बारे में छोटी बड़ी हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य मानव शरीर के वो क्या क्या हैं। पहला जो है सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर जो जांघ की होती हैं सबसे बड़ी हड्डी होती हैं दोस्तों। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज जो कान की हड्डी होती हैं स्टेपिज होती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत जिसे लीवर कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि होती है जो गले के अंदर होती है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती हैं जो शरीर के जो विभिन्न अंगों का संचालन करती हैं, जो मेडुला ऑब्लांगेटा जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं दोस्तों। ठीक है, न्यूरॉन जिसे बोला जाता है। सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्टा जो है सबसे बड़ी धमनी है। सबसे बड़ी शिरा है इन्फीरियर वेना कोवा। ठीक है, सबसे लंबी तंत्रिका है सियाटिक्स जो है। ठीक है, सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस जो है। सबसे छोटी पेशी है स्टेपेंडियस। ठीक है, सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण मोनोसाइट है। सबसे अधिक पुनरुत्पादन क्षमता यकृत कोशिका की होती है। सबसे कम पुनरुत्पादन क्षमता है सबसे कम है यहाँ पे मस्तिष्क कोशिका की है। ठीक है, उसके बाद में महत्वपूर्ण जो है वो है सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा। सबसे बड़ा अंग है त्वचा है शरीर का। सबसे व्यस्त अंग हृदय है क्योंकि हृदय हर समय वो जो रक्त का पंपिंग करता रहता है। सबसे पतली त्वचा है कंजंक्टिवा की है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन 5-6 लीटर होता है। सामान्य रक्तचाप है 120-80 mmHg पर जो मरकरी है उसके अंदर मापा जाता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन होता है, आप सभी को पता होगा। श्वेत रक्त कणिकाओं सामान्य काउंट जो 5000 से 10,000 यूनिट 10,000 क्यूबिक mm होता है। ठीक है, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल 2 से 5 दिन ही होता है केवल। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत पुरुषों के अंदर अगर बात करें 14 से 16 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त के अंदर होता है। महिला के अंदर बात करें 12 से 14 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त के अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं जो रक्त समूह होते हैं इनके संबंधित जो भी
क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, सीधे के सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला है स्रावदाता रक्त समूह है, सबको दे सकता है जो ओ होता है। सर्वग्राही AB सर्वग्राही होता है, सभी से ले सकता है दोस्तों, ठीक है। सामान्य शरीर का तापमान है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। श्वसन दर जो होती हैं, ब्रीथिंग रेट होती हैं 16 से 20 प्रति मिनट होती हैं। मस्तिष्क का भार लगभग यहाँ पे 1400 ग्राम होता है, 1350 से 1400 ग्राम होता है। सामान्य हृदय दर है 72 से 75 प्रति मिनट होती है। सामान्य नाड़ी दर जो होती है 73 प्रति मिनट होती है। मूत्र का pH होता है 6.0 होता है। रक्त का pH 7.35 होता है। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। हड्डियों की अस्थियों की संख्या, शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 होती है। शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा 65% होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आधुनिक चिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक तथा आविष्कार खोज। जो चिकित्सा हैं उनसे संबंधित जो भी आविष्कार हुए हैं और जो वैज्ञानिक उनसे रिलेटेड हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र जो है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज है विलियम हार्वे ने की थी। बैक्टीरिया जिसे जीवाणु बोला जाता है उसकी खोज है ल्यूवेनहॉक ने की है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो टिक्का होता है उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। स्टेथोस्कोप है उसकी रेने लेरनक ने की थी। क्लोरोफॉर्म निषेचक जो होता है बेहोश करने के लिए दिया जाता है उसकी खोज है जेम्स सिम्पसन ने की है। रेबीज का जो टीका होता है उसकी खोज लुई पाश्चर ने की है, जो कि कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है व्यक्ति को। कुष्ठ के रोगाणु जो होते हैं उनकी खोज है हैंसन ने की है। हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की है। जो तपेदिक होती है, तपेदिक के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की है, ठीक है। आगे बात करें मलेरिया के रोगाणु जो भी हैं उनकी चार्ल्स लावेरोन हैं। डिप्थीरिया के रोगाणु हैं क्लेवश व वजर्निक ने की है। एस्प्रिन की खोज ड्रेसर ने की है। विषाणु विज्ञान की खोज है इवानोवस्की व वजर्निक ने की है। विटामिन की खोज है FG हॉपकिंस ने की है। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने की है। इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग व बेस्ट ने की है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पेनिसिलिन की खोज A फ्लेमिंग ने की है। DDT की खोज है पोल मुलर ने की है। RH कार की खोज लैंडस्टेनर ने की है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज है सैलमन व वॉक्समैन ने की है। LSD की खोज है हाफमैन ने की है। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की है। क्लेरोमाइसिटिन की खोज है वर्क होल्डर ने की है। आर्योमाइसिन की खोज है डग्गर ने की है। ओपन हार्ट सर्जरी है उसकी वाल्ट लिलेहल ने खोज की है दोस्तों। हाइड्रोफीविया चिकित्सा है लुई पाश्चर। हाइड्रोफीविया जो है वो कुत्ते काटने पर जो रेबीज का टीका लगता है वो हाइड्रोफोबिया रोग से बचने के लिए ही किया जाता है। तो लुई पाश्चर ने ही रेबीज टीके की खोज की है और इन्होंने ही नहीं है हाइड्रोफोबिया जो होता है फीविया चिकित्सा है उसकी खोज की है। आगे है होम्योपैथी चिकित्सा है हैनीमैन ने इसकी खोज की है। पोलियो टीका की खोज है जॉन सालक ने की है। पोलियो ड्रॉप्स की खोज है एल्बर्ट शेबिन ने की है। आगे हैं जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उसकी खोज पिनकस ने की है। हृदय प्रतिरोपण शल्य चिकित्सा है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की है। प्रथम परखण शिशु हैं स्ट्रेप्टो एडवर्ड्स ने की है। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट विनबर्ग ने की है। विषाणु की खोज है इवानोवस्की ने की है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की है, ठीक है। आगे जो खोज हैं वो गोल्जिकाई की खोज यहाँ पे दे रखा है। गोल्जिकाई की खोज कैमिलो गोल्जी ने की है। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जो PDF हैं वो जो मुम्मल पब्लिकेशन है उनसे लिया गया है दोस्तों, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी बेंडा ने खोज की है। राइबोसोम की है क्लाउडे व पेलेड ने की है। अर्धसूत्री विभाजन फोरम व मुरे ने की है। समसूत्री विभाजन की फ्लेमिंग ने खोज की है, ठीक है। अंतःस्रावी
अंतः प्रद्रवी जालिका जो हैं वो पोर्टर ने की है, सेंटियोल की है, वान वेंडेन ने खोज की है दोस्तों। आगे हैं प्रोफेज व अन्य अवस्थाएं होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं कोशिका के अंदर, स्ट्रोसबर्गर ने खोज की है, एंजाइम कोहलने ने की है, प्रोटीन की खोज है मुल्डर ने की है, विटामिन की खोज फुंक ने की है। फंक, कहीं पे फुंक लिखा है, कहीं पे फंक लिखा है ये, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा होता है फंक। संघ व उपसंघ क्यूवियर ने की है, न्यूक्लियक अम्ल है अल्टमान ने की है, हार्मोन की खोज है स्टर्लिंग ने की है, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की खोज है गोल्डफश ने की है, मलेरिया की खोज है सर रोनाल्ड रोस ने की है, रक्त समूह की खोज है लैंड स्टीनर ने की है, भ्रूणीय परिवर्तन की खोज स्पीमैन ने की है, पेनिसिलियन की खोज है अलेक्जेंडरी फ्लेमिंग ने की है 1945 के अंदर, ठीक है। जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन टीका जो है उनकी खोज है जॉन सार्क ने की है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कुछ और हैं। आरएनए की खोज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थर वन वॉटसन ने की है। डीएनए की खोज है वाटसन व क्रिक ने की है। एंटीसेप्टिक सर्जरी है लिस्टर ने की है। क्लोरोक्विन कुनेन जो होती है जो मलेरिया में काम आती है उसकी खोज रेबी ने की है। कालांजार की चिकित्सा है यूएस ब्रह्मचारी ने। जेनेटिक कोड है हरगोविंद खुराना जो भारतीय थे उन्होंने की है, ठीक है। टेरामाइसिन है फिनले ने खोज की है यहाँ पे टेरामाइसिन की। टेरामाइसिन है उसकी खोज जो यहाँ पे फिनले ने की है। टाइफाइड के जीवाणु हैं रोबर्थ ने की हैं। डायबिटीज चिकित्सा है बैटिंग ने की है। पित्त बुखार की चिकित्सा रीड ने की है। फ्लेमिंग व पेचिस चिकित्सा हैं किटाजारता ने की है, यहाँ पे किटाजातो ने की है। बीसीजी का टीका, यहाँ पे बीसीजी का टीका है वो यूरिन कालमेट ने किया है। बेरी रोग चिकित्सा है आइजकमैन ने है। मलेरिया परजीवी की खोज है रोनाल्ड रोस ने की है। रक्त परिवर्तन की खोज है वो कार्ल लैंडस्टेनर ने की है। विटामिन ए है मैकुलन ने खोज की है। विटामिन बी है मैकुलन ने विटामिन ए व बी दोनों की खोज की है यहाँ पे। और जो विटामिन सी है विटामिन सी की यहाँ पे खोज की है। विटामिन सी की खोज करने वाला वैज्ञानिक है यूजोक्ट वोलकट है। वैज्ञानिक जो विटामिन डी है उसका हापाकिंस है, ठीक है। सिफिलिस की चिकित्सा है पॉल एरिक ने सिफिलिस की चिकित्सा की है, ठीक है। उसके बाद कुछ और हैं यहाँ पे जीव विज्ञान से संबंधित खोजें हैं, ठीक है। जो जीव विज्ञान से संबंधित जो खोजकर्ता वो प्रतिपादक हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडेन व स्वान ने। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति लेमार्क ने। प्राकृतिक वर्णन है डार्विन ने की है। स्वतः जनन है लुई पास्चर ने यहाँ पे खोज की है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं आनुवंशिकता की खोज है मेडल ने की है। जीन सिद्धांत टीएच मॉर्गन ने दिए हैं। परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज ने दिया है। द्वि नाम पद्धति है कैरोलस लिनियस ने दी है। जीवन का भौतिक आधार अक्सले ने दिया है जिसे जीव द्रव कहा जाता है। भौतिक जीवन का भौतिक आधार जो है उसे आगे हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। जंतु कोशिका द्रव्य की है पुरकिंजे ने की है। पादप कोशिका द्रव्य की है वॉन मोहल ने की है। केंद्र की खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने की है। गुणसूत्र की खोज वेल्डेर ने की है, ठीक है। और पोलियो दवा है मुँह की पोलियो दवा होती है मुँह के अंदर ड्रॉप से पिलाई जाती है वो होती है साबिन ने खोज की है। बीसीजी 6 टीका जो बेसिल्स
कोलमेट यूरिन है, बीसीजी का पूरा नाम उसकी है, वो यूरिन कोलमेट ने खोज की है। टाइफाइड की खोज है इबर्थ ने की है। चेचक की खोज है एडवर्ड जेनर ने की है। ठीक है। टीबी और हैजा है उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने है। पेचिस प्लेन की है केंटाजांटो ने की है। कालंजार है यूएन ब्रह्मचारी ने है। इंसुलिन की खोज है फ्लेमिंग बैटिंग ने की है। एस्पिरिन ड्रेसर ने खोज की है। जो क्लोरोमाइसिन एसिटिन है उसकी होल्डर ने खोज की है। आगे है यहाँ पे खोजकर्ता स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसकी खोज है बॉक्समैन ने की है। टेरामाइसिन है उसकी फिनले ने की है। रेबीज की लुई पास्चर ने की है। जीवाणु की खोज लब्यूवेन हॉक ने की है। ल्यूवेन हॉक है ये, लब्यूवेन यहाँ पे लिखा हुआ है, ल्यूवेन हॉक है। कृत्रिम हृदय परिवर्तन है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की है। रक्त परीक्षण तंत्र विलियम हार्वे ने खोज यहाँ पे की है। कुन्ने की खोज कुन्ने जो है रब्बाई शार्प ड्रग हैं जी डोंगमैक ने की है। प्रथम परखनालिसिस स्ट्रेप्टो डोर ने गर्म निरोधक गोली है यूनिक्स ने है। डीडीटी है पॉल मुलर ने यहाँ पे खोज की है। अब आगे हैं कुछ यहाँ पे जो प्रमुख शोध संस्थान हैं। ठीक है, प्रमुख शोध संस्थान हैं। संस्थान का नाम दिया हुआ है यहाँ पे क्रम संख्या है। संस्थान का नाम दिया हुआ है, प्रदेश है और विशेषीकरण क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्रम वाइज बात कर लेते हैं इनकी। ठीक है, पहला जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून है जो उत्तराखंड के अंदर है। जो उसका कार्य क्षेत्र है वो सर्वेक्षण व मानचित्रण है, यानी सर्वेक्षण करना है और उनका मानचित्रण करना, ये उनका कार्य है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून का है, उत्तराखंड के अंदर जो है उसका कार्यालय है। अगला है राष्ट्रीय एटलस विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता है। कोलकाता एटलस जो आती है मानचित्रावली पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता, और राष्ट्रीय एटलस मानचित्रण जो होता है राष्ट्रीय मानचित्रण ये करती हैं। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली, जो नई दिल्ली के अंदर है, मौसम विज्ञान संबंधित ये सूचनाएं देता है। ठीक है, अनुसंधान एवं पूर्वानुमान लगाया जाता है मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है नई दिल्ली के द्वारा। अगला है भारतीय मौसम वेधशाला पुणे जो है महाराष्ट्र के अंदर है, मौसम संबंधी आंकड़ों का संकलन करती हैं और मानचित्र प्रकाशन करती हैं। ठीक है, आगे है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। वन अनुसंधान से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं वो जारी करता है ये। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद है, गुजरात के अंदर है। भौतिक विज्ञान से संबंधित ये जो रिसर्च करती रहती हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर भौतिक एवं खगोल शास्त्र से संबंधित हैं। आगे जो हैं बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बारक जिसे बोला जाता है। ट्रोम्बो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर है, परमाणु विज्ञान से संबंधित रिसर्च करता है। अगला है उपग्रह ट्रैकिंग व रेंजिंग केंद्र कालाम्बूर केरल के अंदर है। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित इसके अंदर प्रेक्षण होते रहते हैं। उपग्रह नियंत्रण केंद्र श्री हरिकोटा सतीश धवन जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो भी रॉकेट लॉन्च करना है या फिर जो उपग्रह भेजने होते हैं वो यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, दिल्ली के अंदर भौतिक विज्ञान से संबंधित यहाँ पे प्रयोग होते रहते हैं। ठीक है, आगे है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है पिलानी जो झुंझुनू के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। भौतिक विज्ञान से संबंधित यहाँ पे जो है प्रयोग होते रहते हैं। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो संस्थान है दोहन पौला है, गोवा के अंदर है। समुद्र विज्ञान से संबंधित यहाँ पे परीक्षण होते रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है NCA पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है। रसायन विज्ञान से संबंधित यहाँ पे जो है परीक्षण होते रहते हैं। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर के अंदर, कर्नाटक के अंदर है। खाद्य प्रौद्योगिकी से संबंधित यहाँ पे जो है परीक्षण वगैरह होते हैं।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर औषधि विज्ञान से संबंधित यहाँ पे होते हैं जो भी प्रयोग वगैरह, ठीक है, सैंपल वगैरह यहाँ टेस्ट होते हैं। और जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, चमड़ा से संबंधित यहाँ पे वर्क किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, वनस्पति विज्ञान से संबंधित ये संस्था है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर इंजीनियरिंग से संबंधित जो सड़क निर्माण कार्य हैं वो इनके द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड है, ठीक है। धातु नगरी जमशेदपुर जो धातु नगरी कराती है, वहाँ पे धातु विज्ञान से संबंधित यहाँ पे शोध होते रहते हैं और जो धातु निकलती है उनका परीक्षण किया जाता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद है, धनबाद झारखंड के अंदर है, धातु विज्ञान से संबंधित ये भी है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर है, यांत्रिक इंजीनियरिंग से संबंधित है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग संस्थान जो नागपुर के अंदर है, पर्यावरण इंजीनियरिंग से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान दिल्ली के अंदर सूचना विज्ञान से संबंधित है। अगला बात कर लेते हैं भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, कृषि विज्ञान, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा के अंदर है, कृषि विज्ञान से संबंधित है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स पिंपरी पुन्ना के अंदर है, मुंबई के अंदर, औषधि विज्ञान से संबंधित है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक ऋषिकेश के बिहार के अंदर, कृषि विज्ञान के अंदर आता है। फल शोध संस्थान साबौर भागलपुर बिहार के अंदर है, कृषि विज्ञान से संबंधित हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। सेंट्रल एड जोन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर के अंदर है। मरु अनुसंधान संबंधित मरुस्थल से संबंधित जो यहाँ पे परीक्षण होते रहते हैं, ठीक है। ये थे जो संस्थान हैं जिनका कार्य क्या है, कौन से संस्थान कहाँ पे हैं, उनसे संबंधित यहाँ से लगभग हर एक एग्जाम में लगभग रेलवे के अंदर इनसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट थे। अब आगे बात कर लेते हैं जो उपकरण होते हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से हैं, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट जो उपकरण हैं वो। पहला जो उपकरण है वो है विद्युत सेल। विद्युत सेल जो कन्वर्ट करता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी जो विद्युत सेल होता है उसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। विद्युत बल्ब के अंदर जो है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, यानी जो विद्युत बल्ब है वो क्या है, बिजली से चलता है, विद्युत से चलता है और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में यानी हमें रोशनी देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। आगे जो है हीटर, अगला है हीटर। तो हीटर है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, विद्युत से चलता है हीटर और ऊष्मा ऊर्जा में हमें हीट देता है। जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर है वो भी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है ध्वनि ऊर्जा में, हमें तभी सुनाई देता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर, एक होती है विद्युत मोटर जो कि है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जिससे हम अपने अलग अलग कार्य करते हैं। एक होता है डायनमो जिसे जनरेटर बोला जाता है। जनरेटर वो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पे गलत लिखा हुआ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी माइक्रोफोन जो माइक जिसे बोला जाता है वो हम ध्वनि बोलते हैं, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके आगे भेजता है, ठीक है। सोलर सेल की बात करें तो वो सौर ऊर्जा से संचालित होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती की बात करें हम तो वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है।
केवल यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा नहीं आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जो मोमबत्ती जलती हैं तो उसके अंदर जो मोम होता है वो भी जलता है और हमें क्या है, रोशनी भी देता है साथ के अंदर। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे आएंगे, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। और सितार जो होता है, जो सितार बजाया जाता है, गिटार वगैरह, वो यांत्रिक ऊर्जा को है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे बात करें हम फोटो विद्युत सेल। फोटो विद्युत सेल हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोटो विद्युत सेल जो सोलर सेल होते हैं उसी टाइप का होता है, पंप का कार्य, ठीक है। पंप का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है, जिससे कि हमें पानी वगैरह निकालने में आसानी होती है। परिशोधन, परिशोधन क्या होता है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायोड का प्रयोग किया जाता है, उसे परिशोधन कहते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए जो होता है वो उपकरण, उसे परिशोधन कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं जो ध्वनि स्रोत होते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह, उनमें जो तीव्रता मापी जाती है, कितनी तारतब होती है उसके अंदर तीव्रता होती है, ठीक है। उनके मापन में जो होता है साधारण बोलचाल है, जोर से ट्रैक्टर की आवाज़ या अलग अलग लाउड स्पीकर की आवाज़ है, कितनी आकार का होती हैं, वो सारी की बात कर लेते हैं। कुछ ध्वनि स्रोतों की यहाँ पे टॉपिक हैं, कुछ ध्वनि स्रोतों की तीव्रता, ठीक है। ध्वनि के स्रोत दिए हुए एक साइड में, दूसरे तीव्रता डेसिबल के अंदर दी हुई थी, क्योंकि तीव्रता ध्वनि की डेसिबल में मापी जाती है। पहला जो है यहाँ पे साधारण बातचीत है, उसके अंदर 30 से 40 डेसिबल होती हैं। जोर से बातचीत है उसके अंदर 50 से 60 होती हैं। ट्रैक्टर के अंदर 90 से 100 डेसिबल जो तीव्रता होती है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा जो होती हैं, ऑर्केस्ट्रा आपने नाम सुना होगा, ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो होता है वो 100 डेसिबल जो तीव्रता होती है। विद्युत मोटर के अंदर 110 डेसिबल होती हैं और मोटरसाइकिल के अंदर 110 डेसिबल होती हैं। सायरन के अंदर 110 से 120 होती है। जेट विमान के अंदर 140 से 150 डेसिबल तीव्रता होती है। मशीन गन के अंदर 170 डेसिबल जो तीव्रता होती है। मिसाइल के अंदर है 180 डेसिबल ऊर्जा होती है, ठीक है, तीव्रता होती है। उसके बाद बात करें हम जो कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, ठीक है, कांच को रंग प्रदान करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से हैं। कांच को जो रंग प्रदान करने वाले हैं, पीला रंग। पीला रंग की बात करें तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो कांच को पीला रंग प्रदान करता है। हरा रंग, अगर कांच को हरा रंग की बात करें तो सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट कांच को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। और लाल रंग, कांच को लाल रंग की बात करें क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग प्रदान करता है। गहरा नीला रंग की बात करें तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। चटक लाल रंग है, चटक लाल रंग की बात करें कैडमियम सल्फाइड है, वो लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। नारंगी रंग, नारंगी रंग की बात करें तो सिलेनियम ऑक्साइड है, नारंगी रंग प्रदान करता है। पिकॉक नीला, पिकॉक नीला है क्यूप्रिक, पिकॉक नीला है क्यूप्रिक क्यूप्रिक लवक क्यूप्रिक लवण के रूप में काम करता है। नींबू जैसा पीला है कैडमियम सल्फाइड होता है। बैंगनी से हल्का है मैग्नीज ऑक्साइड होता है। रूबी जैसा लाल है गोल्ड क्लोराइड होता है। प्रतिदीप्तिशील पीला होता है जो फेरिक लवक होता है, ठीक है। आगे बात करें महत्वपूर्ण रूपांतरित तने, जो सब्जियां होती हैं या फिर अलग अलग जो वृक्ष होते हैं उनके जो फल होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं वो बात कर लेते हैं। रूपांतरण किस प्रकार का होता है उनके अंदर, ठीक है। महत्वपूर्ण रूपांतरित तने उनके उदाहरण, ठीक है। पहला जो यहाँ पे है प्रकंद, प्रकंद के अंदर है राइजोम। जो कमल है, कमल का जो प्रकंद होता है, अदरक है, हल्दी, इन सभी का प्रकंद होता है। कंद टूबर, जो आलू होता है उसका कंद भाग होता है खाने योग्य, ठीक है। दानकंद, दानकंद के अंदर अरबी है, कचालू है, जिमीकंद है, केसर है, ठीक है। सलक, सलक के अंदर बात करें बल्ब,
प्याज लहसुन है, ऊपरी बुशपरी हैं, उसके अंदर घास ट्रेबोरी हैं, अंतः बुस्तरी हैं, उसके अंदर गुलदाउदी पुदीना है, बुस्तरी हैं, उसके अंदर अरबी हैं, बुस्तरिका हैं, उसके अंदर जलकुंभी पिस्टिया हैं। ठीक है, और आगे देखें तो वो है स्तन प्रतान है, अंगूर हैं, स्तंभ कटक हैं, नींबू करौंदा है, प्रणाब स्तंभ है, नागफली यूक्रोबिया है, प्रणाब पर्व है, स्थावर व रसकस हैं, पत्रकंद हैं, ग्लोबा डायोस्कोरिया है। अगर हम बात करें जो पोषक पदार्थ हैं, विटामिन हैं, जो शरीर हमारे शरीर के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है, पोषक तत्व जो विटामिन हैं, उनकी जो पूर्ति कहाँ से होती हैं, तो बात कर लेते हैं कौन कौन से पदार्थ हैं प्रकृति के अंदर। तो सबसे पहले जो प्रोटीन मिलती है हमें, प्रोटीन के लिए जो मांस है, अंडा है, दूध है, पनीर है, मछली है, दाल आदि, इनसे प्रोटीन हमें मिलता है। वसा की बात करें, वसा हमें है दूध, घी, तेल, मांस आदि से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हैं वो चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल आदि से मिलता है। ठीक है, खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण है, हरी सब्जियां हैं, मांस हैं, दूध है, अनाज हैं आदि से मिलती हैं। विटामिन्स की बात करें तो मांस, मछली, हरी सब्जियां, दूध, गाजर आदि से प्राप्त होती हैं। विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारण। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ है उसका जैसे रंग है, स्वाद है, किस कारण से है उसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, जो एक साइड में टमाटर का लाल रंग जैसे स्थिति दी हुई है, एक साइड में कारण दिए हुए हैं। पहला है टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है। आंवले में कसेलापन जो है टैनिन के कारण होता है। प्याज का लाल होना है एंथोसाइन के कारण होता है। लहसुन की गंध है वो एलाइसिन के कारण होती है। ठीक है, मूली का तीखापन है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट से कैप्सेनिन के कारण होता है। खीरे में करवाहट है कुकर विटेशन से होती हैं। करेले में करवाहट है वो ट्राइटरपाइन के कारण होती है। गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। नारंगी में रंग कैरोटीन के कारण नारंगी में रंग होता है। हल्दी में पीला रंग जो होता है कुरकुमीन के कारण होता है। ठीक है, मिर्च का लाल रंग है वो है कैप्सेनथिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग है क्वेरसिटीन के कारण होता है। प्याज में गंध है एलाइन के कारण होती हैं। आलू में कंदों का हरापन है जो होता है सोलिनिन के कारण होता है। ठीक है, और आगे बात करें हम विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें अगर हम, ठीक है, तो अलग अलग जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए से लेकर के तक, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। विटामिन ए की बात करें तो रासायनिक नाम की बात करें उनके रेटिनॉल हैं। जो स्रोत हैं इनके पालक, गाजर, पपीता, दूध हैं। कमी के कारण जो रोग होते हैं वो रतौंधी, शुष्क है, छियाव, जीरोप्लेथिनीमिया होता है। और विटामिन बी के अंदर अलग अलग विटामिन होते हैं। विटामिन B1 जिसे थायमिन बोला जाता है, रासायनिक नाम खमीर, चावल, गेहूं, सोयाबीन पूर्ति के स्रोत हैं। इनके बेरी नामक रोग हो जाता है B1 के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे भी लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर सामान्य विज्ञान जुड़ी होती हैं। B2 विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन है, अंडा है, दूध है, दालें हैं, पनीर, हरी सब्जियां हैं। त्वचा फटना इनके कारण है, रोग हुए आँख का रोग इनसे होता है। स्रोत जो अंडा, दालें हैं, पनीर, हरी सब्जियां, ये स्रोत हैं इनके। विटामिन B3 हैं पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B3 हैं। दूध, मांस, टमाटर, मूंगफली हैं। ठीक है, पैरों में जलन, बाल सफ़ेद इनके कारण हैं। विटामिन B5 की बात करें हम, ठीक है, और निकोटिनिक अम्ल होता है। स्रोत मांस, अंडा, दूध, अनाज, आलू होता है। पेलाग्रा, डर्मेटाइस्ट, नियासिन
ये इनके होने वाले रोग, ठीक है। विटामिन B6 जो है पायरिडोक्सिन है, इसका रासायनिक नाम है। दूध, मांस, सब्जी इनके स्रोत हैं। और रोग हैं एनीमिया, त्वचा रोग, बच्चों में ऐंठन, मरोड़न, ये सभी इनके रोग हैं। B7 विटामिन B7 की बात करें तो बायोटिन रासायनिक नाम है। यीस्ट, गेहूं, अंडा इनके जो स्रोत है। लकवा, बालों का गिरना, चर्म रोग, ये रोग हो जाते कमी से। विटामिन B9 है। फोलिक जो अम्ल है, रासायनिक नाम है। हरी सब्जियां, खमीर, केला, मांस, दालें, फूल गोभी, ये इनके स्रोत हैं। रक्तअल्पता है, ये विटामिन B9 के कारण रक्तअल्पता आती है। विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका नाम है साइनोकोबालमीन, इनका रासायनिक नाम है। पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा है। जो एनीमिया, पांडुरोग, रक्तहीनता, अरक्तता, ये इनके जो रोग हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन डी की बात करें तो इनका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल है। और स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है, दूध, अंडा है, ये इनके स्रोत हैं। इनसे कमी पूर्ति होती है। और जो रोग हैं वो रिकेट्स बच्चों में, सूखा रोग हैं, ओस्टियोग्लेसिया वयस्क में होती हैं। विटामिन ई की बात करें तो टेक्काफेरोल इनका रासायनिक नाम है। वनस्पति तेल, गेहूँ, बिनोला, ठीक है, इनके स्रोत हैं जो इनसे कमी पूर्ति होती है। और कमी से हैं प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के इंपॉर्टेंट है, जिनका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जियां, दूध के अंदर ये पाया जाता है। और रक्त का थक्का न बनना है, हेमरेज, ये सभी इनके रोग के कारण बनते हैं। कुछ पदार्थ और उससे प्रभावित अंग, ठीक है, पदार्थ हैं और एक साइड में है प्रभावित अंग जो खाने से प्रभावित होते हैं। जंक फूड वगैरह जो भी होते हैं जिनके अंदर पाई जाती है जंक फूड के अंदर। एस्बेस्टोस फेफड़े हैं। आर्सेनिक है, यकृत, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। आयरन ऑक्साइड है। लेरिक्स व फुफ्फुस है। यूरेनियम जो होता है अस्थि और फेफड़े, त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। बेंजीन, ल्यूकीनिया, क्रोमियम जो है लेरिक्स, फेफड़े, साइनक्स को जो है नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। आगे हैं एरोमेटिक क्लोराइड। जो एरोमेटिक क्लोराइड होता है वो मस्तिष्क व यकृत को नुकसान पहुंचाता है। कैडमियम जो होता है वो फेफड़े, प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाता है। निकेल जो होता है फेफड़े को नुकसान, टारकोल है त्वचा व फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। आगे बात कर लेते हैं विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग, ठीक है। वो पहला है वायरस। पहला जो है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। वायरस से हैं, वायरस जैसे विषाणु कहा जाता है। विषाणु से हैं गलसुआ हैं, खसरा हैं, चेचक हैं, पीलिया हैं, और रेबीज हैं, एड्स हैं, इन्फ्लुएंजा हैं, जुखाम हैं, डेंगू हैं, डेंगू हैं, ये हपीश हैं, ये सारे रोग होते हैं। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहा जाता है। जीवाणु से हैं निमोनिया है, टिटेनस जिसे बोला जाता है, कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है, डिप्थीरिया है, सिफिलिस है, प्लेग है, टाइफाइड है, मेनिंजाइटिस है, ठीक है। और प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं वो हैं प्रोटोजोआ से एक तो है मलेरिया है, फायरिया है, दमा, खाज, पैचिस है, कालाजार है, डायरिया है, फाइलेरिया है, फफूंद हैं, ये सारे रोग होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम इसके बाद बात कर लेते हैं जो प्रमुख रोग हैं उनसे संबंधित जो टीके हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। प्रमुख रोग व संबंधित टीके जो हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे दिया हुआ है पोलियोमम्स वैक्सीन है। MMR जो है उसका कोई टीका नहीं है अभी तक, ठीक है। खसरा मम्स वैक्सीन है MMR, उसका भी टीका नहीं है यहाँ पे। और TB BCG जो है BCG उनका भी यहाँ पे कोई टीका नहीं है। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी है, उनका DPT का टीका लगता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जो काली खांसी है उसके लिए भी DPT, यानी 3 जो है डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी है, उनके लिए DPT का टीका लगता है।
टाइफाइड के लिए टाइफाइड वैक्सीन होती है। छोटी माता के लिए रूबेला वैक्सीन होती है। जर्मन खसरा है, रूबेला वैक्सीन यहाँ पे टीका लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो कृषि के विभिन्न प्रकार होते हैं। कृषि के विभिन्न प्रकार हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर है रेशम उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन से है। विटिकल्चर है अंगूर उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर है फलों सब्जियों का उत्पादन है। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर है वनों का संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। आर्बरी कल्चर है वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। मेरीकल्चर है समुद्री जीवों का उत्पादन है। ओलेरीकल्चर है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि है। ओलिवी कल्चर है जैतून की कृषि से संबंधित जो भी है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम जो पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं। ठीक है, पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं। जो पहली हैं वो है चाय जो नॉर्मल हम पीते हैं वो थीन औषधि है। ठीक है, थीन औषधि इनसे प्राप्त होती है। कॉफ़ी से कैफीन होती है। तम्बाकू से निकोटीन होता है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। अफीम से हेरोइन प्राप्त होता है। कोक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे हैं जो है बेलाडोना है उनसे एट्रोपिन होता है। डहेलिया से मधुमेह होता है। सर्पगंधा से है एंटीपायरेटिक होता है। बिल्लो से एस्पिरिन होता है। ठीक है, विभिन्न कृषि क्रांति है। विभिन्न कृषि क्रांति हरित क्रांति जो है हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति है टमाटर से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। रजत क्रांति है अंडा से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो फसलों के अंदर बीमारियां आती हैं। फसलों के अंदर अलग अलग बीमारियां होती हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक बता रहा हूँ वो सीधे के सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके बारे में डिटेल से नहीं पूछा जाता है, सीधा का सीधा पूछा जाता है। गेहूं के अंदर कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी बाजरा के अंदर होती है। तो सबसे पहले गेहूं के अंदर है वो कंडुआ बीमारी होती है। धान के अंदर खेरा है, ब्राउन लिफा है, स्पॉट है, ब्लास्ट है, जोका होता है। बाजरा के अंदर अर्गट होता है। कपास के अंदर ब्लैक आर्म होता है। ठीक है, और गन्ना के अंदर रेड रोन होता है। मूंगफली के अंदर टिक्का होता है। फूल गोभी के अंदर वही टेल होता है। चाय के अंदर लाल रस्ट होता है। नींबू के अंदर केकर होता है। सरसों के अंदर मिली बग होता है। ठीक है, सेब के अंदर है अग्नि नीरजा होता है। आलू के अंदर अंगमारी ब्लैक हार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये रोग पाए जाते हैं इनके अंदर। अब बात कर लेते हैं विभिन्न पशुओं के गर्भकाल। ठीक है, जो पशुओं के गर्भकाल होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक साइड में यहाँ पे पशु दिए हुए हैं। जो पशु होते गाय भैंस घोड़ा बकरी भेड़ गधा जो भी हैं सूअर उनके, और जो गर्भकाल हैं उनके बारे में यहाँ पे एक साइड में गर्भकाल के बारे में दिया हुआ है। कितने दिन इनका गर्भकाल होता है, कितने बाद जो है जो बच्चे को जन्म देती हैं कोई भी जानवर जो। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पे वो है गाय की अगर बात करें सामान्यतः तो गाय सामान्यतः 280 से 292 दिन इनका गर्भकाल रहता है। ठीक है, घोड़ा की बात करें अगर हम घोड़ा हैं वो 330 दिन से 342 दिन। ठीक है, भेड़ की अगर बात करें हम भेड़ हैं वो 140 से 151 दिन इनका गर्भकाल रहता है। सुअरी के अंदर बात करें 112 से 115 दिन इनका गर्भकाल रहता है लगभग यहाँ पे 3 से 4 महीने। बकरी के अंदर बात करें हम 145 से 150 दिन इनका गर्भकाल रहता है। कुत्ता के अंदर बात करें 58 से 70 दिन इनका गर्भकाल रहता है। ठीक है, बिल्ली के अंदर बात करें अगर हम बिल्ली के अंदर है 58 से 65 दिन इनका गर्भकाल रहता है। हाथी के अंदर 620 से 640 दिन। बाघ के अंदर है 150 से 160 दिन है। भैंस के अंदर 300 से 310 दिन।
चूहा के दिन 20 से 25 दिन चूहा के अंदर रहता है। गिलहरी के अंदर है 40 से 50 दिन है। चीता के अंदर है 90 से 100 दिन यहाँ पे होता है। ऊँट के अंदर बात करें अगर हम, तो ऊँट में 400 से 410 दिन होता है। गधा के अंदर जो 120 से 125 दिन गर्भ का रहता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो एक टॉपिक लिया है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके अंदर हमने बात की है। विभिन्न रोग हैं, जो सबसे बड़े अंग हैं, जो भी सामान्य विज्ञान के अंदर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी बुक से संबंधित मुम्मल जो पब्लिकेशन है एग्जाम रिव्यू, उनसे संबंधित उनसे ही एक पॉइंट और इनसे संबंधित आधा रह गया है। ये वीडियो लंबी होती जा रही है, 1 घंटा की हो गई है। इससे कुछ और अलग वीडियो बनाएंगे, वो भी लगभग 1 घंटा की बन जाएगी दोस्तों। इन दोनों वीडियो से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा है। कम से कम आपके 10 क्वेश्चन इन वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में